हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वर्तमान भारतीय शिक्षा एवं समाज में कुछ प्रमुख भारतीय शैक्षिक विचारकों के शिक्षा दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि इन विचारकों का, इन महापुरुषों का हमारे इस भारतीय शिक्षा प्रणाली में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान रहा। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्वामी जी के विषय में, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में हमने चर्चा किया। अगली क्लास हमारी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर तथा उनका शैक्षिक योगदान क्या रहा, इस पूरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक भारत के निर्माण में बेटा ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत के निर्माण करने में तथा भारतीय अस्मिता की प्रतिष्ठित बनाने वाले विचारकों में तथा दार्शनिकों में तथा शिक्षा शास्त्रियों में रविंद्रनाथ टैगोर का, विचारकों में, शिक्षा शास्त्रियों में, ठीक है, तथा दार्शनिकों में हमारे इस भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, स्वतंत्र भारत को गुलामी से पर जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, तो गुलामी से भी कहीं ना कहीं इन्होंने आज़ादी दिलवाने में कुछ ना कुछ मदद की है। इनकी बहुत बड़ी मतलब भूमिका निभाई है। रविंद्रनाथ जी का ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी का मतलब इनकी जो प्रतिष्ठा थी, जो इनकी शिक्षा की भूमिका थी, बहुमुखी थी। अनेक क्षेत्रों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखा था। ठीक है, तो बहुमुखी प्रतिष्ठा के धनी टैगोर जी का जन्म, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 6 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ। ठीक है, तो इस महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्र मतलब जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी से आज़ादी दिलवाने के संबंध से जुड़ा हुए हैं और हमारे देश में नई नई शिक्षा तकनीक, नए नए शिक्षा दर्शन को जागृत किया इन्होंने। इस महापुरुष का जन्म 6 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था भाई? पिताजी का नाम देवेंद्र ठाकुर है ना, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर था, जो स्वयं एक महान दार्शनिक एवं समाजवादी थे, जो स्वयं एक महान दार्शनिक एवं समाजवादी थे। ठीक है, रविंद्रनाथ महर्षि देवेंद्र टैगोर के सबसे छोटे और छठवें पुत्र थे। ठीक है, ये जो रविंद्रनाथ जी थे, ये सबसे छोटे थे और 6वें पुत्र थे। ठीक, 6वें पुत्र थे किसके? देवेंद्रनाथ के। टैगोर जी परिवार में अत्यंत ही समृद्ध था और इनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ और ये बहुत वैभवशाली हुए। संपूर्ण बंगाल में टैगोर जी अपने परिवार के लोकप्रियता तथा विद्या, वैषम एवं संगीत के लिए बहुत ही विख्यात माने जाते थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी बेटा, वो घर पर हुई। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर हुई। इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, चित्रकला पर प्रवीणता प्राप्त कर ली। ठीक है, इनके द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, चित्रकला पर प्रवीणता प्राप्त की, ज्ञान हासिल किया इन्होंने। और टैगोर जी ध्यान दीजिएगा, इनमें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए और भारत वापस लौटे। इन्होंने अपनी शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और टैगोर जी बड़े विचारक थे। ठीक है, लेकिन इनको अपने घर की जो मन मीमांसा है हमेशा मोह की तरफ खींच लाती है। ठीक है, कहीं पर जाते थे, कुछ भी सीखकर हमेशा घर आते थे। तो ध्यान दीजिएगा, टैगोर जी मैकाले पद्धति की विद्यालय के घोर विरोधी हैं। ध्यान दीजिए, मैकाले पद्धति क्या कहती है? मैकाले पद्धति कहा गया है, देखने में तो लगता है क्या, देखने में लगता है भारतीय है, लेकिन पूर्ण रूप से इनकी सारी पद्धति कैसी है? अंग्रेजी जैसी है। ठीक है, मतलब इनको केवल अंग्रेजी शिक्षा पसंद आई है। मैकाले जी का मैं जब पढ़ाया था तो इनकी सार्वभौमिक रूप से एक लौकिक भाषा थी। क्या थी वो? अंग्रेजी भाषा। मतलब जो अंग्रेजी भाषा सीखता था, जानता था, उसी को शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी, अन्य लोगों को शिक्षा से मुक्त कर दिया जाता था। तो ये क्या कहे, मैकाले जी कहे कि इस विद्यालय के घोर विरोधी थे और उन्होंने कहा ऐसी शिक्षा से अच्छा है जेल के समान। मतलब कहा यह उनके लिए जेल के समान था। मतलब मैकाले की पद्धति जो थी शिक्षा की, वो टैगोर जी के लिए एक जेल के समान थी। ठीक है, इन्होंने स्व अध्याय से वेद उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने स्वयं के अध्याय से, स्वयं के अध्ययन से
वेद, उपनिषद अथा का ज्ञान प्राप्त किए और सन 1905 में इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेना शुरू किया। राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेना शुरू किया तो पूछा जा सकता है रविंद्र जी जो है कब जो है राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किए, तो 1905 में। ठीक है, तो 1913 में गीतांजलि की रचना की इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, गीतांजलि की रचना कौन की है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। ठीक है, जानते रहिएगा, मूल पॉइंट है ये। ठीक है, इसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए ध्यान दीजिएगा, जो गीतांजलि में इन्होंने ग्रंथों की रचना की है, उसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किसके लिए? गीतांजलि में रचित ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। ठीक है, मतलब गीतांजलि में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ग्रंथों की रचना किए हैं बेटा, उस ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और भाई ध्यान दीजिएगा, उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1913 में डी लिट की ऑनरेरी उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने टैगोर जी को डी लिट ऑनरेरी, है ना, डी लिट की ऑनरेरी उपाधि से विभूषित किया गया और भारत सरकार ने 1915 में नाइट की उपाधि दी। ठीक है, भारत सरकार ने जो है टैगोर जी को 1915 में, ठीक है बेटा, तो भारत सरकार ने 1915 में नाइट की उपाधि दी। ठीक है, तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अपनी व्यक्तिगत कुछ इनके विषय में जानकारी है, जैसा कि इनका जन्म कब हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का क्या नाम था, ये सबसे छोटे पुत्र थे, 6वें पुत्र थे, है ना, इनके पिताजी क्या थे, एक दार्शनिक थे, समाजवादी थे। ठीक है, और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ली? घर पर ली, और अपनी इस प्रारंभिक अवस्था में अनेक भाषाओं का इन्होंने प्रवीणता हासिल किया। ठीक है, ये किसके बहुत घोर विरोधी थे? मैकाली पद्धति के घोर विरोधी थे, उसको उन्होंने जेल के समान में स्वीकार किया है। ठीक है, वेद उपनिषद ये जो है महात्मा थे, जो स्वयं अपने स्वाध्याय से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, और राजनीतिक क्षेत्र में जब इन्होंने स्थान लिया तो गीतांजलि की रचना की, और गीतांजलि के ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद के कारण इन्होंने भारत सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, और कलकत्ता में जो है ऑनरेरी उपाधि से विभूषित किया गया, और भारत सरकार ने 1915 में नाइट की उपाधि दी। ये इसकी इतनी पृष्ठभूमि है, इसको जानते रहिए बेटा, इससे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। ठीक है, अब रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं में उत्सवर दिन है, पूर्व पश्चिम है, गीतांजलि है, शिक्षा हेर फेर है, धर्म है, शांति निकेतन, ये बहुत पूछा जाता है। शांति निकेतन की रचना कौन किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। शिक्षा विधि है ना, शिक्षा विधि है, और स्त्री शिक्षा है, और माई स्कूल आदि की इन्होंने क्या किया? रचना किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अलग अलग क्षेत्रों में मतलब इन्होंने क्या किए? रचनाएं किया। ठीक है, अब ये जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सर्वोच्च शिक्षा, इन्होंने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो न केवल सूचना प्रदान कर, जो न केवल मतलब सूचना प्रदान करना ही शिक्षा नहीं है, इनके कहने मतलब है। ठीक है, जो न केवल सूचना प्रदान करती है, वरन क्या करती है? हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। तो जो हमारा अपना जीवन है, हमारे जीवन की जो बाह्य परिस्थितियां हैं, उससे क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा। टैगोर ने साविद्या या विमुक्ति का समर्थन किया। टैगोर जी ने किसका समर्थन किया? ध्यान दीजिए, या विद्या सामुक्ति, ठीक है, का समर्थन किए, और इन्होंने बताया शिक्षा वह नहीं है जो सूचना के रूप में ही दी जाए, शिक्षा तो वह होती है जो बालक को उनके अपने बाह्य परिस्थितियों के आधार पर उनमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है, वह शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती है। और ध्यान दो क्या बताया,
टैगोर जी के अनुसार बताया गया है, शिक्षा शिक्षा केवल ऐसे कहते हैं, शिक्षा केवल जन्म मरण से ही मुक्ति नहीं देती, वरन वह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है। ठीक है, शिक्षा अगर किसी के अंदर आ जाएगी तो जन्म मरण से ही को समझकर मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि सामाजिक स्तर को भी समझना पड़ेगा, आर्थिक स्तर को, ठीक है, मानसिक स्तर को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये इससे मुक्ति देने का काम शिक्षा करती है। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब अर्थ क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये इन्होंने बताया शिक्षा के अंतर्गत। और ये भी बताया, टैगोर के अनुसार बताया गया, वस्तुओं और प्राणियों से हमारा सामंजस्य उस समय स्थापित हो सकता है जब हम समरस हो सकते हैं और हमारी समझ शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हों, तथा हम मनुष्य और प्राणियों मतलब मनुष्यों को, अन्य प्राणियों को समझ सकें और उनके सामने आवश्यकता पड़ने पर नम्र हो सकें और उनसे हम दयापूर्ण व्यवहार कर सकें, सामाजिकता स्थापित करें, वो हमारी शिक्षा मानी गई है। ठीक है, ये टैगोर जी का मानना है। आगे है शिक्षा का उद्देश्य। टैगोर जी ने शिक्षा के उद्देश्य में क्या क्या कहा भाई? सबसे पहले कहा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इन्होंने कहा अगर किसी के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सार्वभौमिक रूप से नहीं होती है तो कभी भी वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, वो अपनी बाह्य परिस्थितियों से कभी नहीं लड़ सकता है, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा और अपने आप को बहुत बेकार समझना शुरू कर देगा। इसलिए शिक्षा जो होती है वो बालक के अंतर्गत सर्वांगीण विकास को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने बताया शिक्षा लेना मुख्य उद्देश्य यह है जिससे बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। टैगोर जी ने कहा कि वे हृदय, मस्तिष्क तथा हाथ में समन्वय लाने के पक्ष में थे। ठीक है, और उन्होंने कहा मस्तिष्क का संबंध मानसिक और बौद्धिक विकास से है, हाथ का संबंध शारीरिक विकास से है। ठीक है, और हृदय का संबंध नैतिक भावनाओं से है। मतलब इन्होंने सर्वांगीण विकास के साथ कई बातों को शामिल किया, जैसे हृदय की इन्होंने बात किया और हाथ की बात किया। ठीक है, और किसकी बात की है? बौद्धिक विकास की बात किया इन्होंने। ठीक है, मस्तिष्क की बात किया। तो हृदय से बात करने मतलब जो भावनाओं से जोड़े, अपने आप को अनुभूति करे, सहानुभूति दे, दया दृष्टि दिखाए, वो हृदय में होता है। और मस्तिष्क की बात किया जिन्होंने मानसिक विकास, बौद्धिक विकास की बात किया, और हाथ का मतलब शारीरिक विकास का बात किया। तो हृदय, मस्तिष्क और हाथ में क्या करना? सामंजस्य स्थापित करना बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास माना जाता है। ठीक है, ये रविंद्र जी का मानना है। ठीक है, अगला है बौद्धिक शक्ति का विकास। बौद्धिक शक्ति मैंने क्या कहा अभी? हृदय। हृदय जो होता है, हृदय से अजय जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के बालक की बौद्धिक विकास तथा मानसिक विकास में वृद्धि होती है। एज ए बालक अपने बाहर जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने का उसके अंतर्गत ताकत आ जाती है और अपने आप को समायोजित कर लेता है, कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करता है। इससे उसके अंदर क्या होती है? बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। ठीक, अगला चरित्र का निर्माण। चरित्र के निर्माण में इन्होंने बताया भाई चरित्र अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना जानते चरित्र जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहा जाता है अगर किसी का धन दौलत आदि खो जाता तो मिल जाता, लेकिन चरित्र समाप्त होता है तो कभी वापस नहीं आता। तो सब सर्वांगीण विकास में चरित्र का भी विकास होना बहुत जरूरी है। सार्वभौमिक नागरिकता का विकास। सार्वभौमिक नागरिकता का विकास का मतलब सार्वभौमिक मतलब शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षा। ठीक है, शैक्षिक से साथ साथ सह शैक्षिक जो गतिविधियां होती हैं बालक के अंतर्गत, इन सब का विकास होना चाहिए। जैसे बालक एक तो अपना पाठ्यक्रम से आधारित शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। जैसे व्यवहारिक ज्ञान, समाज के प्रति उठने बैठने का ज्ञान, अपने से बड़ों से बात करने का ज्ञान, और अन्य कहीं बाहर जा रहे हैं तो उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए उसका संपूर्ण ज्ञान मालूम होना चाहिए। इस तरह से उसके अंतर्गत सार्वभौमिक नागरिकता, एक मतलब अगर अन्य लोकतंत्र में बैठ जाइए तो नागरिकता की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, दया दृष्टि, सहयोग, नम्रता, अहिंसा आदि की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
अगला इन्होंने बताया नैतिक व आध्यात्मिकता का विकास। नैतिक मतलब जैसे मैंने बताया, नैतिक का मतलब अपने बड़ों से मान सम्मान करने का विकास, उनके सामने कैसे उठना बैठना जाता, कैसे बातचीत करनी, इसका विकास। और आध्यात्मिकता का मतलब होता है आत्मानुभूत से। आत्मानुभूत के 3 मूल्य मैंने बताया है। एक आपका होता है एक भावात्मक, जो दिखता नहीं केवल भावों से प्रकट किया जाता है। एक होता है सांकल्पिक, जिसकी संकल्पना की जाती है। एक होता है मतलब मानसिक, जो मन मस्तिष्क से दिखाई देता है हमको, हम जिसकी पहचान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मूल्य होते हैं। तो आध्यात्मिक इन मूल्यों का संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिससे किसी के प्रति बालक अनुभूति कर सके और देख कर निर्णय ले सके और संकल्पनाएं कर सके। ठीक है, तो ये उसके अंतर्गत आध्यात्मिकता का भी विकास होना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित करना। मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति कैसे जुड़ेंगे, 2 से 3 व्यक्ति, 3 से 4। इस तरह जब काफ़ी लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, वहाँ एक समाज दिखाई देता है। ठीक है, उसका भी विकास इन्होंने बताया, अजय टैगोर जी ने बताया। ठीक है, संवेगात्मक विकास भी इन्होंने बताया है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में लिख सकते हैं भी, संवेगात्मक विकास आ जाएगा इसी में, मतलब सार्वभौमिक नागरिकता में संवेगात्मक विकास। मतलब संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संवेगात्मक विकास जहाँ पर संवेग, जहाँ पर अचानक लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये सब का मतलब संवेग बहुत ज़्यादा ना उत्पन्न हो, उस पर कंट्रोलिंग करना, नियंत्रित करना। ठीक है, इनका विकास हो। पाठ्यक्रम की बात उन्होंने किया है भाई। टैगोर जी के मत में साहित्य और भूगोल, इतिहास अनेक इनके पाठ्यक्रम में, ठीक है, माने जाते हैं। टैगोर जी जो है शांति निकेतन, विश्व भारती, इन सब का भी इन्होंने क्या किया है, अजय प्रसार किया। ठीक, चलिए अब टैगोर जी के अनुसार पाठ्यक्रम समझ लेते हैं। टैगोर जी इनके मत के अनुसार साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला, कार्य, आलेखन, पर्यटक, नाटक, बागवानी, संग्रहालय, खेलकूद, छात्र स्वशासन, समाज सेवा आदि का अध्ययन करने पर इन्होंने जोर दिया है। मतलब जो इनके अनुसार पाठ्यक्रम बनाया गया है, इन सभी कार्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इनकी कुछ विधियां बताई गई हैं। शिक्षण विधि, जैसे निरीक्षण द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, भ्रमण विधि द्वारा सीखना, प्रकृति के अनुसरण द्वारा सीखना, वाद विवाद द्वारा सीखना। टैगोर जी के अनुसार कुछ विशेष शिक्षण विधि बताई गई। ठीक है, शिक्षण विधि में बताया गया कि बालक को कहीं पर बांध कर ना रखा जाए, इसको भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया। इसलिए देखो, जब बालक को कभी भी आप इतिहास, भूगोल ये सब पढ़ते हैं तो आपको टूर पे ले जाया जाता है बेटा, है ना। तो टूर पे जाके आप नदियाँ, पहाड़, झील ये सब आदि देखते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ आप क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो वही बताया, भ्रमण विधि द्वारा सीखना। ठीक है, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, है ना। टैगोर जी का मत है तो वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों को रट लेने से नहीं प्राप्त होता, बल्कि जीवन में जुड़े हर चीज़ है, जीवन से संबंधित सच्ची शिक्षा समाज से अध्ययन से प्राप्त होती है। अर्थात जब बालक अपने बड़ों से, अपने छोटों से या अपनी बराबरी से बातचीत करके, वाद विवाद करके, प्रश्नोत्तरी करके सीखता है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, स्वाभाविक विकास होता है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार प्रकृति क्या कर रही है, आप उसके द्वारा अनुसरण कर दिए, उसी का आप दोहराइए, तेराइए, इससे आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं भाई बरसात होने वाली है, तो प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, कुछ उनके द्वारा, मतलब जो जैसे होता है ना प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति करना चाहती है, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, पहले ही इंगित कर देते हैं, भैया कल बरसात होगी, हमारे शरीर में खुजली हो रही है, इससे लोग कहते हैं नहीं। ठीक है, इस तरह से वाद विवाद द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये आपकी शिक्षण विधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे पूछा जाता है शिक्षण और छात्र का संबंध, तो शिक्षण और छात्र का संबंध जो होता है, क्या आध्यात्मिकता का संबंध होता है, पथ प्रदर्शक का संबंध होता है, मित्रता का संबंध होता है, सहयोगी का संबंध होता है। अर्थात कह सकते हैं कि बालक को अच्छी मार्ग दिखाने के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, पथ प्रदर्शक का, शिक्षक का एक अंतर्निहित संबंध होता है दोनों के बीच, कि दोनों एक सूत्र, मतलब जहाँ शिक्षक वहीं छात्र है।
जान लीजिए इतना, मतलब शिक्षक द्वारा बताए गए पद चिन्ह में छात्र को चलना, इतना अच्छे संबंध बताए गए, ठीक है। और अनुशासन की जो बात की बेटा, अनुशासन में बहुत घोर अनुशासन नहीं कहा गया दबाव डालकर, बल्कि ये जरूर कहा गया कि छात्र को स्व अनुशासन पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जी यहाँ पर स्व अनुशासन से बालक आगे बढ़ सकता है, किसी के जोर जबरदस्ती शारीरिक दंड से आगे बढ़ नहीं सकता है। बालक की जो रुचि जो चाहे उसको स्वतंत्र उसको करने दिया जाए और साथ साथ उसके साथ लगे रहें और उसके मार्गदर्शन करते रहें, जिससे बालक कुछ भ्रमण द्वारा भी कुछ न कुछ सीख कर सकता है, वाद विवाद द्वारा सीख सकता है, प्रश्नोत्तरी द्वारा सीख सकता है, वार्तालाप द्वारा सीख सकता है। ऐसे उसको सीखने का पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जन शिक्षा को इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जगत को जोड़ा है और संपूर्ण जगत जुड़कर आज शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। इससे हमारा देश कहीं न कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, अमूल्य योगदान जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य योगदान। एज ए महात्मा जी मतलब टैगोर जी एक अमूल्य शिक्षा के रत्न माने जाते हैं, जान लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, ठीक है। तो शॉर्ट में हमने जितना समझाया, अगर आप पढ़ लेंगे इतना बेटा लगभग इससे ये आपका परिपूर्ण है। बाकी आप हिंट में किया हूँ, आप बुक से जरूर आप पढ़ते रहिए सारे टॉपिक, ठीक है बेटा। धन्यवाद।